नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं कृष्ण मुरारी त्रिपाठी अटल। साहित्य समाज को जोड़ता है, साहित्य समाज को संस्कारित करता है, समाज को दिशा देता है, समाज की पीड़ाओं को उकेरता है। साहित्य की विविध विधाएँ हैं और विविध विधाओं के रचनाधर्मी हैं, लेकिन उन सब का एक ही हेतु होता है, समाज की उन्नति करना। समाज की पीड़ाओं का जब हम चित्रण करते हैं तो उन पीड़ाओं का उद्देश्य यही होता है कि हमारी भावनाएं उद्वेलित हों और जो विसंगतियां हैं उनको दूर करके हमारा श्रेष्ठ समाज बने। साहित्य विमर्श भी बनाता है और एक पूरी की पूरी पीढ़ी को कायांतरित भी करता है, शिक्षित और दीक्षित भी करता है। हमारे साथ मौजूद हैं साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के निदेशक डॉक्टर विकास दवे जी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अटल जी। आज IBC 24 के माध्यम से हम साहित्य के विषयों पर विमर्श के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ये मुझे बहुत प्रसन्नता लग रही है, क्योंकि सामान्यतया समाचार जगत से इस प्रकार की अपेक्षाएं कम रहती, लेकिन मैंने अनुभव किया है कि आपके इस पटल पर, इस वाहिनी पर हमेशा साहित्य को लेकर के गंभीर चर्चाएं भी होती है और आज वैसी ही एक चर्चा के लिए आपके साथ में उपस्थित हूँ। बहुत प्रसन्नता है और मैं दर्शकों को भी नमस्कार कर रहा हूँ। जी, डॉक्टर विकास दवे जी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के निदेशक हैं, विद्युत मंत्रालय की राजभाषा सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। अब तक डॉक्टर विकास दवे जी ने 300 के करीब ग्रंथों का संपादन किया है। साहित्य अकादमी के यदि हम नवाचारों की बात करें तो 2017 से आपका कार्यकाल है और 2017 से 25 तक में अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में आपने 7 वर्ष के पुरस्कार वितरण किए हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों को साहित्यिक गैजेटियर तैयार हुए हैं और मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली सभी बोलियां, मालवी, बघेली, निमाड़ी, गोंडी, भीली, इन सभी बोलियों को लेकर अकादमी निरंतर लोगों के बीच जा रही, कार्यक्रम कर रही है। और सबसे बड़ी भूमिका मैं देख पा रहा हूँ कि अकादमी ने युवाओं को जोड़ा है और जब युवा जुड़ते हैं तो कुछ बेहतर होता है। डॉक्टर विकास दवे जी का परिचय बाल साहित्यकार के तौर पर है, तो मैं सबसे पहला यही सवाल है कि आज के समय में चाहे साहित्य हो, सिनेमा हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, सारे कंटेंट की प्रचुरता देखने को मिलती है, लेकिन मुझे बाल साहित्य या बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ें कम दिखती हैं। ऐसा क्यों है? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अच्छा प्रश्न किया है। चूँकि बाल साहित्य के क्षेत्र में लगभग 3.5 दशक से मैं सक्रिय हूँ और बच्चों की एक पत्रिका का संपादन भी मैंने लगभग 30-32 वर्ष किया जी। इस बीच में जो बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे ध्यान में आई है इस दिशा में, और जिसको मैं इसका कारक मानता हूँ कि बाल साहित्य कम लिखा जाता है या हाशिए पर है, इसका मूल कारण यह है कि हमारे यहीं पर साहित्य दरअसल बड़ों का साहित्य और बच्चों का साहित्य ऐसे 2 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित होकर के उभरा। और एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि बड़ों के लिए साहित्य लिखने वाले कई स्वनामधन्य चेहरे, कई स्वनामधन्य साहित्यकार ऐसे भी रहे जिन्होंने बाल साहित्य को 2ym दर्जे का या द्वितीयक श्रेणी का माना। ये जो सेकेंडरी क्लास उन्होंने घोषित की बाल साहित्य की, उसके कारण से बाल साहित्य लेखन करने वाले हतोत्साहित हुए। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसे कई बड़े नाम थे जिन्होंने यह तक कहा कि हमारे जीवन में ऐसे भी दुर्दिन आए जब हमको थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए और पेट पालने के लिए बाल साहित्य लिखना पड़ा। अरे बाप! ऐसे कहने वाले लोगों को कई बार लगता है कि ऐसा इतने बड़े बड़े लोगों ने क्यों कहा होगा, लेकिन अंततः जैसा आमतौर पर होता है कि कोई एक पक्ष साहित्य क्षेत्र में जब भी उभरता है तो उसके सामने खड़ा हुआ एक कोई दूसरा कथन हमारी हिम्मत बढ़ाने का काम करता है। तो मैं अक्सर स्मरण करता हूँ रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। निराला जी को सामान्यतः हम सब लोग महाकवि कहते हैं, लेकिन महाकवि के विशेषण से विभूषित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो सबसे पहली पुस्तक छपी थी वह थी बाल बोध कथाएं। पंचतंत्र की छोटी छोटी कहानियों को उन्होंने रीराइट किया था, पुनर्लेखन किया था।
और मेरे पास निराला जी की उस मूल प्रथम संस्करण की जो लेखकीय प्रतिवेदन का जो पृष्ठ है उसकी फोटोकॉपी मेरे पास है। तो उस छाया प्रति को जब मैं देखता हूँ तो बड़ा आनंद आता है। उसमें निराला जी ने अपने हाथों से अपने हस्तलिखित प्रस्तावना में कहा है कि मैं किसी भी साहित्यकार को तब तक साहित्यकार मानने को तैयार नहीं जब तक वो बच्चों के लिए न लिख ले। जी। तो निराला जी जैसा बड़ा व्यक्ति ये बात कह रहा है। और ऐसे ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी जब ये बात कही कि बच्चों के लिए लिखना आसान नहीं होता, बच्चों के लिए लेखन कर्म करने वाला साहित्यकार अपने आप में समग्रता प्राप्त साहित्यकार होता है। तो मुझे लगा कि जब इतने बड़े लोगों ने एक प्रकार से प्रमाण दिया है कि बाल साहित्य का लेखन कितना गंभीर है, तब मुझे लगा कि नहीं, इन बातों से निराश होने की आवश्यकता नहीं कि बाद के युग में किसी ने ऐसा कह दिया हो। कहने वालों का भाव क्या रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अंततः यह है कि बाल साहित्य में एक प्रोत्साहन की लहर सी पिछले कुछ वर्षों में मुझे दिखाई देती है। लगातार बाल साहित्य के लेखन को प्रोत्साहन देने वाले साहित्यकार बड़े बड़े भी हुए। और एक बहुत अच्छी बात यह रही कि कई बड़े साहित्यकार जिनको हम बड़ों का साहित्य लेखन करने वाले रचनाकार के रूप में जानते हैं, उन सब ने भी बाल साहित्य का लेखन किया। प्रेमचंद एक बहुत बड़ा नाम है, सुभद्रा कुमारी चौहान एक बहुत बड़ा नाम है, महादेवी वर्मा बहुत बड़ा नाम है। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हम सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि पाठ्य पुस्तकों में भी लिए जाते थे। एक गाय वाला याद है। हाँ, किट्टो गिलहरी, सोना हिरनी। तो हमारी पीढ़ी के लोगों ने उनके कई रेखा चित्र पढ़े। सुई दो रानी डोरा दो रानी, ये बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर केंद्रित एक बहुत अच्छा रेखा चित्र है। तो कुल मिलाकर के जब इतने बड़े बड़े रचनाकारों ने लेखन किया, सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा, हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने लिखा, तब हमको लगा कि वास्तव में बाल साहित्य लेखन जो है वो बहुत बड़ा काम है। और एक प्रकार से हम तो बार बार इस बात को रेखांकित करते भी हैं कि बाल साहित्य का लेखन एक प्रकार से समाज और देश के ऋण से उऋण होने का काम है। इन्हें कोई भी रचनाकार अगर चाहता है कि मैं समाज के कर्ज से मुक्त हो जाऊं, राष्ट्र के कर्ज से मुक्त हो जाऊं, तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के लिए उसको काम करना चाहिए, लेखन करना चाहिए। और इसलिए बाल साहित्य का लेखन ठीक उसी श्रेणी का काम है और अब उसको यश भी प्राप्त हो रहा है। और इसलिए इन दिनों में लगातार अनुभव कर रहा हूं। आज छत्तीसगढ़ की धरा पर बैठा हूं तो मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष है कि आज ही एक साहित्य के विमर्श के सत्र में मुझे ये बताया गया कि इस समय छत्तीसगढ़ में बाल साहित्य लेखन करने वाली एक युवा पीढ़ी तैयार हुई है जी। और लगभग 40 बहुत अच्छे नाम हैं जो इस समय बाल साहित्य लेखन में सन्नद्ध हैं। चूंकि ये धरती नारायणलाल परमार जी की धरती है, इंदिरा परमार जी की धरती है, उनका नाम तो हम जानते ही हैं, और बलदेव राम साहू जी यहाँ पर एक बड़ा नाम है बाल साहित्य जगत का। तो अब दूसरी पीढ़ी तैयार हो गई है, नई पीढ़ी तैयार हुई है और 40 रचनाकार हैं। ये मेरे लिए बहुत प्रोत्साहन का विषय है और मैं सोचता हूँ कि केवल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे भारत का परिदृश्य बदला है और बाल साहित्य अब बहुत तेजी से साहित्य के केंद्रीय विषय के रूप में उभर करके आया है। आप बात कर रहे थे साहित्य उत्सवों की। जी। कई बार हम देखते हैं कि साहित्य उत्सव अक्सर विवादों के घेरे में आ रहे हैं। ऐसे साहित्य उत्सवों पर आरोप लगता है या लगाया जाता है कि कई साहित्य उत्सव केवल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किए जा रहे हैं, भारत विरोधी विमर्श को जनसामान्य से जोड़ने के लिए किए जा रहे हैं। इसके पीछे वास्तविकता क्या है? क्या ये अर्ध सत्य है या पूर्ण सत्य है? मुझे लगता है कि इस प्रश्न के उत्तर में दोनों प्रकार के मत में रखना चाहूँगा। ये अर्ध सत्य भी है और पूर्ण सत्य भी है। होता ऐसा है कि इन दिनों हम सब अनुभव कर रहे हैं कि ये जो साहित्य के उत्सव हैं, कहीं लिट फेस्ट के नाम से होते हैं, कहीं साहित्य उत्सव के नाम से होते हैं, साहित्य पर्व के नाम से होते हैं, लेकिन पूरे भारत भर में इन दिनों इस तरह के साहित्य उत्सव, लिटरेचर फेस्टिवल्स की भरमार सी हुई है। मुझे लगता है कि इस समय भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां पर कुछ अच्छे स्थापित लिटरेचर फेस्टिवल या साहित्य उत्सव संपन्न नहीं हो रहे हो। लेकिन एक जो घालमेल हुआ है जिसको लेकर के मेरे मन में कई बार प्रश्न आता है, हालांकि उसका समाधान मैंने कई बार इस तरह के आयोजक जो मेरे कई बहुत अभिन्न मित्र भी हैं उन सबसे भी मैंने प्रश्न किया, उनके पास इसका कोई सटीक उत्तर नहीं है। मेरी जिज्ञासा ये रहती है कि जब आप साहित्य उत्सव के नाम से या लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से कोई संपन्न कर रहे हैं तो उसमें फिल्मों का, टीवी धारावाहिकों का, नृत्यांगनाओं का, इन सब का साक्षात्कार भी होता है और कई तो ऐसे चेहरे जानबूझ करके इनमें सम्मिलित किए जाते हैं जो तात्कालिक रूप से इस समय इस समकाल में विवादित चेहरे हैं। हमको पता है कि इनके नाम पर ही कोई विवाद है, इनके कथन को लेकर के कोई विवाद है। तो इन दिनों साहित्य उत्सव के आयोजकों को ऐसा लगता है कि विवाद का कोई एक बिंदु शामिल कर लिया जाए तो
तो हमारा जो लिटरेचर फेस्टिवल है उसको प्रचार प्रसार प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया का युग है, तो सोशल मीडिया पर भी उसकी पर्याप्त चर्चाएं होती है। और जानबूझ करके कई बार बातचीत में, कई बार विषय रखते समय इस तरह के विषय रखे जाते हैं ताकि कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में वो सारा घटनाक्रम आ जाए और लोग उसके विरोध में, उसके पक्ष में खड़े हो जाएं, दो खेमे बन जाएं और पूरे देश भर में वो चर्चा का विषय हो जाए। तो मैनेजमेंट में जिसको कहा जाता है लोगो एस्टेब्लिशमेंट की प्रोसेस एक होती है। तो एक उर्दू शायर ने कहा भी है कि बद ही सही नाम तो हुआ। तो ये ठीक वैसी ही प्रक्रिया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैंने जितने क्षेत्र बताए हैं इन सब क्षेत्रों से साहित्य का थोड़ा थोड़ा संबंध तो होता है जी। आप जब पीयूष मिश्रा जी को बैठाते हैं डायस पर या उनसे बातचीत करते हैं तो पीयूष मिश्रा जी अंततः भले ही विज्ञापन की पंचलाइन लिखें, लेकिन विज्ञापन की वह पंचलाइन भी साहित्य तो है, बिल्कुल लेखन कर्म से जुड़ा हुआ हिस्सा है। आप जब फिल्मों की बात करते हैं तो फिल्मों की स्क्रिप्ट जो है वह साहित्य का हिस्सा है, सही है। उसके जो संवाद है वो साहित्य का हिस्सा है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि आप विशुद्ध अभिनेताओं को जब बुलाते हैं, हाँ, जिनका सीधे सीधे लेखन से कोई सरोकार नहीं है, जिनके आज तक कोई आत्मकथा नहीं आई है, जिनके आज तक कोई एक पुस्तक नहीं आई है, और यहाँ तक कि कुछ बहनें ऐसी है, अभिनेत्रियां ऐसी है जो अपने अश्लील पहनावे के कारण से विवाद में रहती है, आप उनको जब बुला रहे हैं साहित्य उत्सव, तब मुझे लगता है कि क्या ये साहित्य उत्सव है, क्या इनका साहित्य से क्या लेना देना है। तब लगता है कि कहीं ना कहीं प्रचार की भूख हमारे इस साहित्य जगत को कंटकाकीर्ण मार्ग पर ले जा रही है और इस कांटों की पगडंडी से साहित्य को ला करके फिर से अपने उसी राजपथ पर लाना पड़ेगा जहां पर विशुद्ध साहित्य की चर्चा हो। इसमें एक बात और मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा कि इन साहित्य उत्सव ने दरअसल ऐसे विमर्श भी तैयार कर दिए इन दिनों। अपने अपने वैचारिक अधिष्ठान होते हैं साहित्यकारों के, ये तो हम समझते ही हैं, इसको कहीं वाम या दक्षिण का नाम देने की आवश्यकता नहीं। मैं तो सोचता हूं कि इस तरह का कोई खेमेबाजी होती ही नहीं है, साहित्य साहित्य होता है, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन उसके बाद भी सामान्य मनुष्य के जीवन से सरोकार नहीं रखने वाला ऐसा कोई विषय लेकर के आएंगे जिसको विमर्श के रूप में स्थापित कर दिया जाएगा। तो मुझे कई बार ये जिज्ञासा भी होती है कि आखिरकार साहित्य के विमर्श स्थापित क्यों किए जाते हैं। सामान्यतया साहित्य का काम होता है पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का। हम सब एक साथ मिल बैठ करके एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते अपने देश के सर्वाधिक हित में विचार करें। हमारे समाज में, हमारे कार्य पद्धति में, हमारी जीवन शैली में अगर कोई विकृति है तो उस विकृति को दूर करने का काम साहित्य को करना चाहिए। वो एक चिकित्सक की भूमिका में होता है, एक वैद्य की भूमिका में होता है। वो रोग के बारे में बताता है कि समाज पुरुष के शरीर में ये रोग है और इसका ये इलाज हो सकता है। तो विमर्श ठीक दवाई का काम करता है, विमर्श एक प्रकार से शरीर के परीक्षण का काम करता है, नाड़ी देख करके तय करना कि रोग क्या है। लेकिन आप अनुभव करेंगे कि जब हम साहित्य के विमर्श की बात करते हैं तो पिछले कुछ समय से लगातार पाश्चात्य चिंतन का प्रभाव हम देखते हैं, विदेशी चिंतन का प्रभाव देखते हैं। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर, 7 समंदर पार किसी देश का एक कोई विमर्श है, हम उसको जस का तस आयात कर लेते हैं और उस विमर्श पर इतनी ऊर्जा खर्च करते हैं। जैसे मुझे कई बार लगता है कि हम स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, ये भारत के लिए ठीक है क्या? कुसुमलता केडिया जी कई बार कहती हैं, बहुत अच्छी चिंतक विचारक हैं, वो कहती हैं कि क्या हमको ब्रिटेन सिखाएगा कि स्त्री सशक्तिकरण के मानक क्या होते हैं? ये झांसी की रानी का देश है, ये देवी अहिल्याबाई का देश है। हाँ, यहाँ पर ऋषि परंपरा में जब वेद लिखे जा रहे थे तो वेदों के लेखन के समय में ऋषि कन्याएं साथ में बैठ करके, ऋषियों के साथ बैठ करके वेदों की ऋचाएं लिख रही है। तो ये तो वैदिक युग से चला आ रहा है। मैं आपका जो मूल स्थान है वहां पर मैं पिछले दिनों गया था सतना में, तो वहां पर एक पुरातत्व का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, भरहुत स्तूप। भरहुत, और आप भी जानते होंगे श्रद्धेय सुद्युम्न आचार्य जी ने, चूंकि अब वहां पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है साक्ष्य, अंग्रेजों के जमाने से उन भरहुत स्तूप के साक्ष्यों को ले जा करके कलकत्ता के म्यूजियम में रख दिया गया था, कुछ ब्रिटेन के म्यूजियम में चले गए। उसकी एक ट्रिप्लिका तैयार की गई थी, वो एक प्रतिकृति तैयार की गई थी, जो भित्ति चित्र था उसको मूर्ति शिल्प के रूप में उन्होंने बदला है आचार्य जी ने। उसमें इतना बढ़िया दृश्य कि एक राजा घोड़े पर बैठे हुए हैं और सामने उनकी रानी घोड़े की लगाम पकड़ करके खड़ी हुई है घोड़े के चेहरे के सामने। अब आप बताइए ये दृश्य किस जमाने के हैं? भरहुत स्तूप आज के हैं क्या? हजारों साल पहले के। उस युग में रानी घोड़े की लगाम पकड़ करके सामने खड़ी हुई है और राजा घोड़े पर बैठा हुआ है। आप बताइए इस स्त्री समाज को आप सशक्त करने की बात कहेंगे? ये तो वैसे ही सशक्त है। अपनी उंगली रथ में लगा करके और दशरथ से राम का वनवास मांगने वाली केकई किस समय रथ के पहिए में अपनी उंगली लगा रही थी जब किल्ली निकल गई थी युद्ध के क्षेत्र में, और वो क्या कर रही थी उस समय युद्ध क्षेत्र में?
वहां पर भोजन बनाने के लिए नहीं गई थी। कैकेयी उस समय युद्ध में सारथी की भूमिका में थी दशरथ जी के साथ। तो आप कल्पना करके देखिए कि ये समाज प्रारंभ से ही इतना सशक्त, समृद्ध और हर दृष्टि से रहा कि अब आज अगर स्त्री विमर्श के नाम पर आप पुरुष वर्सेस स्त्री ऐसे विषय खड़े कर देंगे तो साहित्य का तो नुकसान बाद में होगा, उससे पहले तो देश और समाज का नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही दलित विमर्श के नाम पर अगर आप अगड़े और पिछड़े के बीच में लगातार विश्वमन करते चले जाएंगे, आप जब इस बात का आग्रह करेंगे कि नहीं दलित विमर्श पर किसी ब्राह्मण को लिखने का अधिकार नहीं है, तो इससे मुझे समझ ही नहीं आया आज तक कि इस तरह का विमर्श खड़ा करना, इस तरह के आग्रह करना, इनसे क्या समाज एक सूत्र में बंधेगा। तो दलित विमर्श वो होगा जब समाज के दोनों पक्ष एक साथ आकर के एक जाजम पर बैठे, अपने बीच के जो दूरियां हैं उनको पाटने का प्रयास करें, खाइयों को पाटने का प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि सही विमर्श होगा और हम लगातार साहित्य अकादमी के माध्यम से कोशिश भी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कि इन विमर्शों का स्वरूप बदल दें हम। और इसलिए पर आधारित हमारे और इसलिए हमने क्या किया, स्त्री विमर्श पर जब बातचीत होती थी हमने उसको परिवार विमर्श में परिवर्तित कर दिया। आप देखिए भारतीय परिवार का विमर्श जब होगा तो केंद्र में कौन रहेगा? माँ रहेगी, बेटी रहेगी, बहन रहेगी, हमारे घर की भाभियां रहेगी, बुआ रहेगी, चाची रहेगी, और ये सब स्त्री नहीं है, ये रिश्ते हैं, ये परिवार की धुरी है, परिवार का केंद्र है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह के विमर्शों को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बाल साहित्य का विमर्श करने की भी जरूरत है। दलित विमर्श को हम समरसता विमर्श में बदल रहे हैं धीरे धीरे। जब समरसता विमर्श में बदलेगा तो समाज एक होगा। तो कुल मिलाकर के साहित्य उत्सव से चल करके ये जो बातचीत यहाँ तक पहुंची, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने जो बताया कि कुछ विमर्श ऐसे तैयार किए जाते हैं जिनसे समाज में विभेद पैदा होता है, और ये करने का काम ये सारे साहित्योत्सव करते हैं। एक और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है जी। हम कुछ शब्द सुनते हैं, वोकिज्म सुनते हैं, कल्चरल मार्क्सिज्म सुनते हैं, पैट्रियार्की जिसे पितृसत्ता बोलते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली, ये साहित्य कृतियों के साथ ही विमर्श में भी लाए जाते हैं। बिल्कुल। क्या ये, और LGBTQ भी अभी एक नया शब्द प्रचलन में आ रहा है, और इसे ये बताया जा रहा है कि हम आधुनिक या प्रगतिशील हैं, भारतीय जो समाज है वो पिछड़ा है, हम बहुत श्रेष्ठ हैं। तो ये बताइए, क्या है हमारे भारतीय समाज में ऐसा कुछ रहा हो कि विभेद वाली परंपरा रही हो जिसके कारण एक नया विमर्श हमारे सामने आ रहा है, या इसके पीछे आप कोई मतलब वैश्विक साजिश देखते हैं? वैश्विक साजिश तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसलिए क्योंकि संपूर्ण विश्व में इस समय आप देखेंगे कि जितने राष्ट्र अस्थिर हैं उन राष्ट्रों की संपूर्ण सत्ता व्यवस्था को, संपूर्ण संविधान व्यवस्था को अगर ध्वस्त करने के लिए जो तत्व तैयार हो रहे हैं वो इसी प्रकार की प्रक्रिया से तैयार हो रहे हैं। आप पूरा एक बार परिदृश्य, वैश्विक परिदृश्य उठा करके देखेंगे तो हमको दिखाई यही देता है। अब मूल प्रश्न यही आता है कि आखिरकार ये जो कुछ भी चल रहा है, नए नए विमर्श के नाम पर जो नए विमर्श खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वह किन्नर विमर्श हो, LGBTQ का विमर्श हो, इन विमर्शों से हमारा मतभेद बिल्कुल नहीं है। यानी व्यक्तिगत रूप से मेरा भी नहीं है, साहित्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। जब हम अपने वंचित समाज की बातचीत करते हैं तो वंचित समाज का हर वो व्यक्ति हिस्सा रहेगा। आप देखिए दिव्यांग विमर्श की जब बातचीत होती है तो कहीं किसी प्रकार का विभेद नहीं होता है। सही बात है। दिव्यांग विमर्श को लेकर के, क्योंकि उसके साथ एक संवेदना जुड़ी हुई है, वहां कोई भी ये आग्रह बिल्कुल नहीं करता। आप देखिए दिव्यांग विमर्श चूंकि अभी अपनी शुचिता मर्यादा को बचाए हुए है, इसलिए वहां पर इस प्रकार का कोई आग्रह नहीं है कि दिव्यांग है वही दिव्यांगों पर लिखेगा या दिव्यांग विमर्श की चर्चा करेगा। जो स्वस्थ हैं शरीर से वो लोग भी उनकी चिंता कर सकते हैं, और ये हमारी भारतीय परिवार परंपरा है। तो कुल मिलाकर के ये जितने प्रकार के नए नए विषय आ रहे हैं, इन विषयों के पीछे अगर कोई षड्यंत्र है तो उस षड्यंत्र को पहचानने की आवश्यकता है भारतीय समाज को, साहित्य समाज को। और दूसरी बात, आपने जो कहा कि न्यूक्लियर फैमिली जैसे शब्द आए हैं, कई और विषय इस प्रकार के लगातार हमारे विमर्श में, पितृसत्तात्मक, यानी आप देखिए कि पितृसत्तात्मक परिवार से स्त्री को मुक्त करना, ये नारा लगाने वाले वो लोग हैं जो स्त्री को केवल देह मानते हैं। हमारे यहाँ हमने स्त्री को देह नहीं माना है ना। हमारे यहाँ तो जो मूल दर्शन है वो तो ये कहता है कि पुरुष हो या स्त्री, दोनों ही उस परमात्मा तत्व का अंश है। और हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात यह है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, आत्मा न पुरुष होती है न स्त्री होती है। तो ऐसे में आप इन दोनों के बीच में विभेद खड़ा तो कर नहीं सकते। दूसरी बात, आज के युग में इतना आधुनिक युग है, मैं स्वयं 2 बच्चों का पिता हूं, तो बेटा भी है घर में, बेटी भी है। हम लोग सामान्यतः न तो मध्यम वर्गीय परिवारों में न ग्रामीण पृष्ठभूमि के परिवारों में कभी इस प्रकार से सोचते ही नहीं कि हमको बेटी का शोषण करना है, बेटी का दमन करना है, बेटी को स्वतंत्र नहीं होने देना है। बल्कि मुझे लगता है कि पहले एक समय में
ग्रामीण क्षेत्र की ये विकृति होगी समाज में कि भाई पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, लेकिन उसके पीछे कारण क्या थे? जिसे पढ़ने के लिए नहीं जाने देना, तो दूरियां थी, गांव तक स्कूल कॉलेज पहुंचे नहीं थे। लेकिन आज वो सब दूरियां पाटी गई है, समाज व्यवस्था ऐसी बनी है कि अब हॉस्टल बनने लगे हैं, शहरों में जाकर के बेटियां रहने लगी है, पढ़ाई कर रही है, सशक्त भी हुई है। लेकिन उनके दिमाग में ये भर देना कि पिता जो है ये तुम्हारा दमन करने वाला है, मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी भारतीय परिवार परंपरा को ध्वस्त करने का एक षड्यंत्र है जी। पिछले दिनों का एक बड़ा मजेदार प्रसंग आपको सुनाता हूँ। मध्य प्रदेश के एक छोटे से स्थान पर साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश का एक आयोजन हुआ। काव्य पाठ के लिए सामान्यतः युवाओं को मैं बुलाता ही हूँ, आपने प्रारंभ में परिचय में भी कहा। तो उस युवा टोली में एक बिटिया जो 12वीं पास करके लगभग प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी, उसका स्नातक की पढ़ाई चल रही थी, तो वो गजलें लिखती हिंदी में। तो उसने एक शेर सुनाया, अभी मुझे वो पूरा शेर पता नहीं है, लेकिन उस बिटिया ने कहा कि उसका भाव ऐसा था कि माता पिता की इच्छा के कारण से और उन 2 कौड़ी की इज्जत रखने के लिए मेरे को उनकी इच्छा से विवाह करना पड़ा, ऐसा उसका भाव था जी। तो उसने पढ़ा, लोगों ने सबने वाह वाह किया, पूरे हॉल में तालियां बजी कि भाई इतनी कम उम्र की बिटिया, इसने इतनी अच्छी गजल पढ़ी। उसके शेर और भी थे, लेकिन मेरा दिमाग उस शेर पर अटक करके रह गया। जब सब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बेटा तुमने ये जो शेर कहा है, इस शेर में मुझे केवल एक शब्द खटक रहा है, ये 2 कौड़ी की इज्जत। मैंने कहा देखो इस शेर में कितने पक्ष हैं, तुमने जो शेर लिखा है गजल का, इसमें कितने पक्ष हैं? एक पक्ष तो घर परिवार माता पिता का है और एक पक्ष तुम हो। मान लो माता पिता कहीं विवाह करने का आग्रह कर रहे हैं, और या तो इन दिनों ऐसा होता है कि बेटी ने कहा कि मुझे अमुक जगह शादी करना है, और अगर वो लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है, तो माता पिता जाति धर्म और इन सब से परे जाकर के अगर ठीक जगह मिलती है तो बेटी को कहते हैं कि भाई तुम कर सकती हो, है ना। प्रोफेशनल आधार पर भी इन दिनों तय होने लगा। लेकिन अगर माता पिता तैयार नहीं भी हैं थोड़ी देर के लिए, तो मैंने बिटिया से पूछा कि इन 2 पक्षों में एक पक्ष तुम हो और एक माता पिता, इसमें से 2 कौड़ी की इज्जत किसकी थी जिसको बचाने के लिए तुमको शादी करना पड़ी? तो उन्होंने वो जवाब नहीं दे पाई। मैंने कहा या तो 2 कौड़ी की इज्जत आपकी है या माता पिता की, मुझे जवाब दो किसकी है। तो उन्होंने कहा नहीं माता पिता की तो 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। फिर मैंने कहा किसकी है? तुम्हारी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। तो कहने का तात्पर्य कई बार युवा रचनाकार भी साहित्य में ये जो थोपा जा रहा विचार है इसके शिकार हो जाते हैं। और इसलिए मैंने उसको कहा कि देखो हम अब अपनी मन मर्जी के मालिक भी हैं। और फिर उसको एक बोध कथा भी मैंने धीरे से सुनाई कि देखो एक बेटी को ऐसा लग रहा था कि पिता जो है ये मेरे ऊपर बंधन रखते हैं, मुझे बाहर जाने से रोकते हैं, अकेले देर रात पार्टियों में जाने से रोकते हैं। तो उसने पिता को कहा कि आप मेरे को गुलाम बनाना चाहते हो? तो पिता ने कहा कि बेटा अभी हमारे यहाँ मकान का काम चल रहा था तो उसमें एक लोहे की गर्डर हम लाए थे, वो बच गई है निर्माण कार्य के बाद, वो कहाँ रखी हुई है? उसने कहा बाहर पड़ी हुई है सड़क पर खुले में। और कहा कि माँ और तुम लोग सोने के गहने पहनते हो, हम चेन भी पहनते हो, लॉकेट पहनते हो, हाथ की चूड़ियाँ, वो कहाँ रखते हैं? तो कहा वो तो तिजोरी में अलमारी में रखते हैं हम। तो क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए क्योंकि उस लोहे की गर्डर की कोई कीमत नहीं है, लेकिन सोना हमारे लिए अमूल्य है। तो जब इन धातुओं को लेकर के हम इतना विचार करते हैं तो तुम हमारे लिए कितनी अमूल्य हो ये हम जानते हैं जी। बेटी हमारे लिए कितनी अमूल्य है और उसकी सुरक्षा रहे, वो कहीं ऐसे आतताइयों के हाथ न पड़े, कहीं समाज में इस तरह का वातावरण तो है, सब प्रकार की चीजें होती रहती है, दुर्घटनाएं भी होती रहती है। तो उससे बचाने के लिए यदि माता पिता चिंता करते हैं तो वे राक्षस नहीं है, वे तुम्हारा दमन करने वाले नहीं है। तो ये सारी चीजें जब बातचीत हुई तो उस बिटिया ने कहा कि मैं अब इस गजल को और इस शेर को पूरा बदलूंगी। बाद में उसने मुझे भेजा भी सोशल मीडिया पर लिख करके व्हाट्सएप पे कि मैंने ये परिवर्तन किया और वो बड़ा सकारात्मक परिवर्तन था। तो मेरा ऐसा आग्रह है कि हम लोग जो साहित्यिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों को अब धीरे धीरे इस दिशा में बच्चों को इंगित करना पड़ेगा कि ये दिशा सही है, ये दिशा ठीक नहीं है। एक सवाल और आता है आपसे चर्चा करते हुए मुझे ध्यान में कि विवाह देरी से हो रहे हैं और देरी से विवाह होने और कम बच्चे होने, इसका हमारी सामाजिकी और डेमोग्राफी जैसे हम कहते हैं जनसांख्यिकी, इस पर कैसा असर पड़ रहा है और ये भारतीय समाज के लिए कैसा परिदृश्य निर्मित होने वाला है? दरअसल आपके इस प्रश्न में जो सबसे बड़ी चिंता हम लोगों की दिखाई देती है, आपकी, मेरी और भारतीय समाज की, वो चिंता दरअसल भारतीय परिवार परंपरा को सुरक्षित रखने की है। देखिए भारतीय परिवार परंपरा में हम मानते हैं कि एक परिवार
अपने आप में संपूर्ण तब माना जाता है। हम कहते हैं कि भाई आदर्श घर कौन सा, तो आदर्श घर वो जिसमें एक छत के नीचे कम से कम 3 पीढ़ियां रहती हो, दादा दादी, माता पिता और बच्चे, पोते पोती। तो ये एक आदर्श भारतीय परिवार कहलाता है। और संपूर्ण विश्व इस समय भारत को इस दृष्टि से आदर्श भी मान रहा है। यानी मैं कई बार इस विषय पर जब बातचीत करता हूं तो एक उदाहरण देता हूं कि जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी, तो एक बार राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय वो राजनयिक प्रवास पर भारत आई थी। तो भारत में आई तो उन्होंने कहा कि एक दिन राजनयिक चर्चा होगी और दूसरा दिन जो मेरा रहेगा वो खाली रहेगा, लेकिन मुझे उस दिन पूरे दिन एक संयुक्त परिवार में रहना है, भारत के किसी संयुक्त परिवार में। आनन फानन में व्यवस्था बनी और राजस्थान का एक ऐसा परिवार जिसकी सदस्य संख्या 85 थी, 85 सदस्य, उस परिवार में मार्गरेट थैचर दिन भर रही। वो जब वापस ब्रिटेन लौटी तो उन्होंने, जैसे राष्ट्र के नाम संदेश दिया जाता है, ऐसा उन्होंने टीवी पर आकर के राष्ट्र के नाम संदेश दिया और वहां पश्चिम जगत को कहा कि आप अगर अपने देश को बचाना चाहते हैं, ब्रिटेन को बचाना चाहते हैं, तो आपको भारत से वहां की परिवार परंपरा सीखना चाहिए। ये लोग वो स्वीकार कर रहे हैं जो कल तक दंभ भरते थे कि हमने भारत को गुलाम बनाया। अब देखिए उन लोगों की स्वीकारोक्ति भारतीय परिवार परंपरा की तरफ। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न की तरफ। यदि हमारे घर के बच्चे देरी से विवाह करते हैं, यदि केवल 2 संतानें उत्पन्न करते हैं, तो आप देखिए कि उस पीढ़ी तक तो भाई बहन रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो अगली पीढ़ी आएगी, इन दोनों भाई बहन के जब बच्चे आएंगे तो उनको ये पता रहेगा क्या कि ताऊ क्या होता है और चाचा क्या होता है, बुआ क्या, है ना, बुआ और मौसी क्या होती है, ये पता नहीं रहेगा। तो हम एक बार में अगर घर में 2 बच्चे भी होते हैं तो 4 रिश्तों की हत्या कर देते हैं एक प्रकार से। तो ये घर के रिश्ते जीवित रहें, बचे रहें, इनका आपस में सौहार्द बना रहे। और इन दिनों मैं चूंकि बाल मनोविज्ञान पर भी अध्ययन करता रहता हूं, इन दिनों लगातार विदेशों में बाल मनोविज्ञान को लेकर के जितने रिसर्च हो रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बच्चे का सर्वाधिक विकास संयुक्त परिवारों में होता है। उसको दादी नानी की गोद मिलना चाहिए, उसको उनकी कहानियां भी चाहिए, लोरियां प्रभातियां चाहिए, और ये सब भारत के परिवारों में है। तो विश्व के विश्वविद्यालय जब इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं और हम जो कि हमारी बनी बनाई परंपराएं थी उसको समाप्त करके और विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। हमारा आदर्श पश्चिम जगत की न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। और इन दिनों तो एक नया शब्द प्रवेश कर गया है भारतीय परिवार व्यवस्थाओं में, डिंक फैमिली आई है। डिंक फैमिली कहा जाता है ऐसा कि एक लड़का और एक लड़की विवाह करेंगे। अभी तक तो विकृति कहां तक आई थी कि बगैर विवाह के साथ रहेंगे, लिव इन रिलेशनशिप, और वो एक तरह का कॉन्टेक्ट है। वहां समाज का कोई बंधन नहीं है, समाज से तो बाहर जाकर के ही वे साथ में रह रहे हैं बिना विवाह किए। लेकिन जब तक साथ रहेंगे, जब तक एक दूसरे का उपभोग करेंगे, जब मन भर जाएगा तो दोनों अलग हो जाएंगे, देह के रूप में। तो केवल आप एक बॉन्डिंग जिसको कहते हैं वो तो आपकी बन नहीं रही है। प्रेम केंद्र में है ही नहीं, केवल शरीर केंद्र में है। अब इसकी जो विकृतियां आएगी उस पर अभी बातचीत नहीं करते, लेकिन ये जो डिंक फैमिली आई है ये तो और अजीब तरह की चीज है। ये इसका फुल फॉर्म है डबल इनकम नो किड्स, DINK। यानी एक लड़का और एक लड़की विवाह इसलिए करेंगे ताकि हमारी जो आय है वो दुगनी हो जाए, यानी विशुद्ध अर्थ केंद्रित चिंतन। और बच्चे पैदा इसलिए नहीं करेंगे कि इसमें हिस्सेदारी करने वाले कोई साथ ना आ जाए। अब आप कल्पना करके देखिए, ये भारतीय परिवार ऐसा परिवार है, हम दिव्यांग विमर्श की बात कर रहे थे, अगर हमारे परिवार में अगर एक बच्चा, ईश्वर न करे कभी ऐसा हो कि वो ब्लाइंड हो, उसकी आंख नहीं हो, या ईश्वर न करे ऐसा हो जाए कि वो मुक बधिर हो, बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, या वो दिव्यांग है पैर से, हाथ से, या पैरालिसिस किसी को हो जाए बाद में भी, तो ऐसे जितने पारिवारिक सदस्य होते थे वो दरअसल हमारी धरोहर होते थे। पूरा परिवार मिलकर के उनको संभालता था। सही बात। वो कभी परिवार पर बोझ नहीं होते थे। और अब ये डिंक फैमिली जब आएगी तो दोनों मिलकर के भी एक दूसरे को संभालने को तैयार नहीं होंगे। अगर आप कल्पना करके देखिए कि अगर आप डबल इनकम के लिए ही साथ रह रहे हैं और अगर लड़के की या लड़की की किसी एक की नौकरी छूट गई, तब क्या होगा? इनकम तो एक ही रह जाएगी और खाने वाले 2 हो जाएंगे। तो क्या आप उस परिवार को आगे चला पाएंगे? और वृद्धावस्था, और ये वृद्धावस्था में कोई श्योरिटी है ही नहीं। जबकि हमारे यहाँ हम देखते हैं विकृतियां समाज में आ रही है, बाहर से आ रही है। हम देखते हैं कि वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपके प्रश्नों को समाप्त करते हुए फिर से बाल साहित्य पर लाना चाहता हूँ, बाल मनोविज्ञान पर लाना। मैं हमेशा कहता हूँ भारतीय समाज में यदि आपको वृद्धाश्रम कम करना है तो आपको बाल भवन खोलना पड़ेंगे। समाज में आप बाल भवन खोलिए, वहां पर बच्चों को अच्छे राष्ट्रीयता के, संस्कृति निष्ठता के गीत सिखाइए, उनको अच्छी कहानियां सुनाइए, उनको श्रवण कुमार का आदर्श प्रस्तुत करिए, उनको राम का आदर्श प्रस्तुत करिए कि कैसे पिता की एक आज्ञा पर वो वनगमन को चले गए थे। ये सब जब हम बच्चों को बताएंगे
तो स्वाभाविक रूप से बाल भवन से निकले हुए बच्चे कभी भी अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को वृद्धाश्रम में नहीं भेजेंगे, क्योंकि एक संस्कार उनमें उत्पन्न होगा। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हम भारतीय परिवार परंपरा को केंद्र में रखें तो बाकी विकृतियां अपने आप दूर होती चली जाएगी। मैं पिछले दिनों मुंशी प्रेमचंद की कहानी जिहाद पढ़ रहा था। जिहाद कहानी का जिस ढंग से उसमें चित्रण है, लेकिन वो भयावह है, और ये तब है जब प्रेमचंद थे। और वर्तमान में जब जिहाद शब्द का जिक्र आता है और लव जिहाद की खूब चर्चा होती, खूब सारे हर दिन हम टीवी में केस देख रहे हैं, लेकिन जब रजिस्टर किया जाता तो ये कहा जाता है कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि साहित्य में लव जिहाद को लेकर के एकदम शून्य स्थिति है, या कहीं भी साहित्यकार भी हों बोलने से कतराते हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि लव जिहाद पर या जिहाद जो भी चल रहा है समाज को, भारतीय समाज को जो खंडित कर रहा है, उस पर व्यापक विमर्श होना चाहिए, उस पर लेखन होना चाहिए, और लेखन होना चाहिए तो साहित्यकार की इसमें भूमिका कैसे बनती है? लव जिहाद वाला विषय सामान्यतः हम देखते हैं कि भारतीय समाज को लगातार उद्वेलित करने का काम तो कर रहा है। भारतीय समाज इस संकट को समझ भी रहा है, देख भी रहा है, लेकिन हमारा जो साहित्य जगत है उसकी स्थिति कबूतर जैसी है। जैसे ही बिल्ली अचानक सामने आ जाती है तो कबूतर तुरंत आंख बंद कर लेता है। आंख बंद करने से उसको ऐसा आभास होता है कि बिल्ली नहीं है अब सामने, और बिल्ली एक झपट्टा मार करके कबूतर को मार देती है। तो भारत का जो साहित्य समाज है वो वास्तव में कबूतर की तरह व्यवहार कर रहा है या शत्रुमुर्ग की तरह व्यवहार कर रहा है, रेत में मुंह छिपा करके और अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन विषयों पर लेखन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, हुआ है और हो रहा है। अभी इन दिनों लगातार, यानी मैं केवल 2 उदाहरण आपको बताऊं कि कन्नड़ के बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं भैरप्पा। भैरप्पा जी का एक उपन्यास आया था आवरण, हिंदी में अनुवाद हुआ था तो उसका आवरण शीर्षक था। और आश्चर्य की बात यह कि वो लगभग भारत की अधिकांश भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। भैरप्पा जी किसी हिंदू संगठन के व्यक्ति नहीं है, वो एक बहुत श्रेष्ठ और बहुत उच्च कोटि के साहित्यकार हैं, मूलतः कन्नड़ के उपन्यासकार हैं, अब है नहीं। तो अब कुल मिलाकर के उन्होंने ये जो आवरण उपन्यास लिखा, ये पूरा का पूरा इसी थीम पर केंद्रित है। और उसमें वो जो नायक है, जो पिता है, वो विशुद्ध गांधीवादी विचारक है, और गांधीवादी विचारक होने के साथ साथ अध्येता है। इस तरह की पुस्तकें उनकी लाइब्रेरी में ढेरों पड़ी हुई है। बेटी को समझाते हैं, बेटी एक प्रकार से किसी बड़े विश्वविद्यालय में, राजधानी के विश्वविद्यालय के कैंपस में है, वहां पर वो इस तरह से शिकार होती है और उसको लगता है कि ये तो मेरे साथ रहता है, प्रेम है। जब विवाह करती है तो पिता बहुत मना करते हैं, लेकिन अंततः उन सब परिस्थितियों से उसको गुजरना पड़ता है जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। और अंततः ये होता है कि वो जब पूरी तरीके से, चूंकि वो बोल्ड है लड़की, तो अंततः वो उस शिकंजे से बाहर निकलती है, और शिकंजे से बाहर निकलने के बाद जब आती है तो वो पिता की डायरी पढ़ती है। तो पिता की डायरी के आखिरी पन्ने पर रेफरेंसेस लिखे हुए रहते हैं। और आश्चर्य की बात यह कि भैरप्पा जी ने उस उपन्यास में वो जो रेफरेंस लिखे वो ओरिजिनल रेफरेंस है। अभी तक के भारतीय इतिहास में लव जिहाद जैसी घटनाएं जहां जहां हुई है, वो मुगल काल से लेकर के अभी तक की, उन सबके वास्तविक चित्रण, उसमें वास्तविक ग्रंथ हैं, वास्तविक पृष्ठ संख्या है। तो कुल मिलाकर के वो जब हम पढ़ते हैं आवरण उपन्यास, तो हमको ध्यान में आता है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर कितने गंभीर ढंग से उन्होंने लेखन किया। अभी नई पीढ़ी की बात करें तो दतिया के जगत शर्मा जी का इसी शीर्षक से एक उपन्यास आया है, उसका शीर्षक ही है लव जिहाद, और वो अभी खूब बिक भी रहा है। लगातार जगत जी इन विषयों पर सोशल मीडिया पर भी बातचीत कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य भैरप्पा जी से लेकर के जगत शर्मा जी तक ये लगातार चल रहा है। एक और नाम मैं लेना चाहता हूं, वो है ओ श्रुति। ये केरल की लेखिका है। ओ श्रुति स्वयं आत्मकथात्मक रूप से उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, संभवतः एक प्रत्यावर्तन की कहानी, इस शीर्षक से उसका हिंदी में अनुवाद हुआ है। तो उसमें एक बेटी है, उस बेटी को इसी ढंग से बरगलाया गया है, और वो अपना धर्म छोड़ करके दूसरा धर्म स्वीकार कर लेती है, मजहब स्वीकार करती है, और बाद में वो फिर से वहां से परेशान होकर के वापस लौटती है। और वापस लौट करके आने के बाद उसने वो आत्मकथात्मक पुस्तक लिखी है, और ये वास्तविक ग्रंथ है, ये आत्मकथात्मक ग्रंथ है, वो काल्पनिक नहीं है, उपन्यास भी नहीं है, कहानी भी नहीं है। तो मैंने याद करके अभी 3 पुस्तकें बताई, लेकिन आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, और मैं इससे सहमत हूं कि अधिक मात्रा में लेखन होगा तो समाज सतर्क होगा, और कम से कम विकृतियों से हम दूर हों। ये किसी मजहब के विरुद्ध दिया हुआ कोई फतवा नहीं है, ये कोई धार्मिक आंदोलन भी नहीं है। जो परिणाम समाज ने भोगे हैं उनसे बचने का रास्ता सुझाने की एक प्रक्रिया है, और साहित्य को यह काम करना चाहिए। 2 सवाल अंतिम में आपसे लूँगा।
पहला सवाल ये है कि वर्तमान में बाल पत्रकारिता और बाल शोध की क्या स्थिति है? वास्तव में इन दिनों बाल पत्रकारिता बहुत चिंतनीय दौर से गुजर रही है और इसमें एक बड़ा झटका तो हमको अभी कोविड पीरियड में देखने को मिला, जब नंदन जैसी एक बड़ी पत्रिका बंद हुई। बड़े टाइम्स समूह की पत्रिका थी और बड़ी यशस्वी पत्रिका थी, उसका बंद हो जाना एक बड़ा झटका था। लेकिन मेरी पीढ़ी के लोगों ने पराग को भी बंद होते देखा। वो भी एक बड़े व्यावसायिक समूह की पत्रिका थी, तो पराग का बंद होना, नंदन का बंद होना, और भी कुछ बाल पत्रिकाएं हैं जो बड़े समूह की है, लेकिन उनकी प्रसार संख्या लगातार घटती जा रही है। लेकिन इस सब के बीच में देवपुत्र जैसी कुछ पत्रिकाएं हैं जिन्होंने अपनी प्रसार संख्या का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। प्रति माह 3,71,000 बच्चों तक वो पत्रिका पहुंचती थी, और सामान्यतः एक पत्रिका जब घरों में परिवारों में जाती है तो उसके 10 पाठक होते हैं। ऐसा एक औसत माना जाता है रीडरशिप सर्वे जब होते हैं तो, क्योंकि पत्रिका की उम्र भी ज्यादा होती है, वो अखबार जैसी एक दिन में रिजेक्ट नहीं होती है, तो वो कम से कम 1 महीने टेबल पर पड़ी रहती है वो। और इस बीच में उसको कम से कम 10 लोग औसतन पढ़ते हैं एक पत्रिका को, कोई भी पत्रिका हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हम लोग उस पत्रिका के माध्यम से, मुझे उसका 32 वर्ष संपादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जब आप अच्छी सामग्री, अच्छा कंटेंट देती है तो पत्रिकाएं यशस्वी होती है। हालांकि इसमें एक दुखद पक्ष में जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि कोरोना काल में जब सारे अखबार और पत्र पत्रिकाएं लगभग शून्य की स्थिति में आ गए थे, छपाई बंद हो गई थी, ई पत्रिका के रूप में उनका प्रकाशन होने लगा था, केवल मोबाइल तक और कंप्यूटर तक वो सीमित हो गई थी। उसके बाद लगभग 3 माह के अंतराल के बाद देवपुत्र ने भी फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ की, और बाद में अभी उसका सर्कुलेशन 1 लाख है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अच्छी सामग्री दी जाती है तो पत्रकारिता यशस्वी तो होती ही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात इसके साथ साथ ये भी है कि हमारी केंद्र सरकार बाल भारती पत्रिका का प्रकाशन करती है। उसकी प्रसार संख्या इस समय मुझे एकदम ठीक ठीक पता नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर हमारे दर्शक भी अगर पता करेंगे, आप भी पता करेंगे, तो ध्यान में आएगा कि केंद्र की सरकार बच्चों की एक पत्रिका छापती है और पूरे भारतवर्ष में इतनी कम संख्या में जाती होगी कि शायद वो हमको एक बड़ा झटका लगेगा उसका प्रसार जब हम देखेंगे। तो मुझे लगता है कि क्या हम इस तरह का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं? क्या इस तरह की पत्रिकाओं को शासकीय विद्यालयों की लाइब्रेरी तक नहीं भेज पा रहे हैं, बच्चों तक नहीं भेज पा रहे हैं? मैं इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं कि लगभग 4-5 वर्ष तक यहाँ पर 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए एक पत्रिका और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए दूसरी पत्रिका, ऐसी 2 बाल पत्रिकाओं का प्रकाशन शासन ने किया और प्रत्येक बच्चे तक वो पत्रिकाएं पहुंची। लेकिन फिर वही दुर्भाग्यशाली बात है, ये मैं बाल पत्रकारिता की कह रहा हूं, कि वे पत्रिकाएं भी बाद में काल कवलित हुई। तो जब बड़े बड़े घरानों की पत्रिकाएं बंद हो रही है, शासन के द्वारा चलाई हुई पत्रिकाएं भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जा नहीं पा रही है, तो हम सब लोगों को मिलकर के चिंता और चिंतन करना ही चाहिए कि ये पत्रिकाएं फिर से प्रारंभ हो, बच्चों तक बाल साहित्य पहुंचना चाहिए, इससे एक संस्कारित पीढ़ी तैयार होती। दूसरा विषय आपने शोध का बताया, शोध को लेकर के भी चूंकि मैं उस विषय से सीधे जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे ध्यान में भी आया, एक समय में हमारे यहाँ पर कुछ अच्छे वरिष्ठ बाल साहित्यकार एकत्र हुए इंदौर में देवपुत्र कार्यालय में, तो बातचीत निकली कि पूरे विश्व में आप देखेंगे कि लगभग दुनिया के अनेक देशों में बच्चों के विषयों पर रिसर्च करने के लिए पृथक से विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है, लेकिन पूरे भारत में एक भी बच्चों की यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो हम लोगों को बड़ी चिंता थी और उस समय बातचीत हुई, तो चूंकि हमारा ट्रस्ट था, समाज के आधार पर चलने वाला न्यास था, तो न्यास से अपेक्षा की गई कि आप विश्वविद्यालय की स्थापना करो। विश्वविद्यालय का सेटअप इतना बड़ा रहता है कि करोड़ों का खर्च लगता है, तो हमने हाथ ऊंचे कर दिए कि हम लोग तो इतना कर नहीं पाएंगे। लेकिन उसी दिन एक शोध केंद्र का बीज वपन हुआ और हम लोगों ने तय किया कि यदि विश्वविद्यालय नहीं खोल सकते तो क्या हम प्रयास करना बंद कर देंगे। तो जिसको कहते हैं ना कि जब जंगल में आग लगी थी तो चिड़िया ने अपनी चोंच में एक एक बूंद पानी ला करके उसमें डालना प्रारंभ किया, या राम सेतु जब तैयार हो रहा था तो गिलहरी ने अपनी पूंछ में बालू के कण लपेट करके उस सेतु में योगदान दिया। तो उस तरीके से हम लोगों ने एक बाल साहित्य शोध संस्थान की स्थापना इंदौर में की, और ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि उस शोध केंद्र से अब तक लगभग 80-85 शोधार्थियों ने पीएचडी और डिलीट और इन सब शोध कार्यों के लिए शोध कार्य संपन्न किए हैं और बहुत अच्छे शोध प्रबंध तैयार किए हैं। तो ये कॉन्क्रीट काम हुआ। आपको ये और प्रसन्नतादायक समाचार देता हूं कि जिस बात से चिंतन प्रारंभ हुआ था कि भारत में एक भी विश्वविद्यालय बच्चों के लिए नहीं है, संयोग ऐसा हुआ कि उस समय देवपुत्र पत्रिका का गुजरात पर एक विशेषांक तैयार हो रहा था।
तो मैं गुजरात में भ्रमण के लिए गया, तो उस समय अभी जो वर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वे उस समय वहाँ पर मुख्यमंत्री थे। संयोग से उनके साथ भेंट का एक क्रम बना। तो उनके जो सहायक थे उन्होंने कहा कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो तो आप एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें, और वो इन सब विषयों पर लगातार चिंतन करते हैं। तो मैंने सहज रूप से कहा कि पूरे भारत में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, और आपको जानकर आनंद होगा कि लगभग 6 महीने या 1 वर्ष की प्रक्रिया पूरे होते होते भारत की पहली चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी गुजरात में स्थापित हो गई, और वो अभी अपना काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से लगातार भारत में इन सब विषयों पर काम करने की आवश्यकता है, और काम हो भी रहा है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, केवल चिंतन करने की जरूरत है। साहित्य अकादमी की आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है, लगातार ये आपका दूसरा कार्यकाल है। अब आप कुछ नवाचार तो निरंतर करते ही रहते हैं, क्या कुछ और योजना है साहित्य अकादमी को गति देने की, ताकि कोने कोने तक पहुंच जाए, गांव-गांव तक साहित्य अकादमी पहुंचे? साहित्य अकादमी को हम गांव-गांव तक तो पहुंचा चुके। उस काम के लिए अब पृथक से हमको कुछ योजना बनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि मुझे लगातार 3-3 वर्ष के 2 कार्यकाल मिले, आखिरी 5-6 महीने और बचे हुए हैं अभी। तो साहित्य अकादमी को गांवों तक पहुंचाया, उसका केवल एक उदाहरण आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ महामती प्राणनाथ एक भक्तिकालीन संत भी हैं, जैसे कबीर का स्थान है, संत कबीर का, वैसा उनका भी स्थान है। तो उनका प्रचुर मात्रा में साहित्य है, दार्शनिक साहित्य, दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो उनका एक स्मृति प्रसंग हम संपन्न करते थे। तो लगातार, चूंकि पन्ना हमारे यहाँ पर एक मुख्यालय है उस प्रणामी संप्रदाय को मानने वाले लोगों का, तो उनकी एक आध्यात्मिक छवि भी है और एक साहित्यकार की छवि भी है, और रचनाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो उनके स्मृति प्रसंग को हमने वहीं पर बातचीत की कि पन्ना से इसको निकाल करके कहीं हम सुदूर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। तो मुझे बताया गया कि अशोकनगर जिले से 40 किलोमीटर अंदर जाकर के एक बहुत छोटा सा गांव है, जहां पर महामती प्राणनाथ के संदेशों को आत्मसात करने वाला एक बहुत बड़ा समाज है। और आसपास के 20-25 गांवों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। लोगों ने दहेज प्रथा को बंद किया, बाल विवाह प्रथा को बंद किया, ईश्वर और आध्यात्मिक चेतना वहां पर जागृत हुई, नशाखोरी बंद हुई, व्यसन बंद हुए। ये सारा एक सुधार का कार्यक्रम वहां पर चल रहा था। तो मैं उस गांव तक पहुंचा, और वो गांव था 2-2.5 हजार की जनसंख्या वाला। वहां के जो मुखिया थे, पटेल थे, उनसे मैंने बातचीत की कि इस तरह से महामती प्राणनाथ का एक स्मृति प्रसंग में साहित्य अकादमी के माध्यम से यहां पर करना चाहता हूं। उनको आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा ये साहित्य अकादमी क्या है? उनको मध्य प्रदेश शासन का ऐसा कोई उपक्रम है जो महामती प्राणनाथ को स्मरण करता है, उनको पता ही नहीं था जी। आप आश्चर्य करेंगे अटल जी कि जिस समय मैंने उनसे व्यवस्थागत चर्चा के लिए कार्यक्रम से 3 दिन पहले कहा कि मुझे कितना बड़ा पांडाल लगाना है कार्यक्रम के लिए, तो उन्होंने जो आकार बताया तो मैं एकदम से चौंक गया। मैंने कहा कि भाई मुझे वहां भागवत कथा थोड़ा ही कराना है, आप जो आकार बता रहे हो ये तो लगभग 5,000 लोगों के बैठने का है, और आपके गांव की जनसंख्या 2-2.5 हजार है। तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, 5,000 से अधिक संख्या उसमें आने वाली है। और साहित्य अकादमी के इतिहास में मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ा कोई कार्यक्रम हमने आज तक संपन्न नहीं किया। और उस कार्यक्रम में 5-6 हजार लोग आकर के बैठे, इतने अनुशासित ढंग से। उसमें जनजाति के लोग भी थे, उसमें विशुद्ध ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग थे, महिलाओं की आधी सहभागिता उस कार्यक्रम में थी। आप देखिए कि बिल्कुल उस पूरे पांडाल में आधे हिस्से में पुरुष समाज बैठा है, आधे हिस्से में महिलाएं बैठी है, और एक भी व्यक्ति अपने स्थान से उठकर खड़ा नहीं हुआ पूरा कार्यक्रम जब तक चला। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से उस स्मृति प्रसंग को संपन्न किया। तो ये गांव तक पहुंचने वाली बात थी। आगे क्या करना है उसको लेकर के मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि हमने मध्य प्रदेश के इस समय 53 जिले हैं, और उन 53 जिले के साहित्य इतिहास को तैयार करने का काम प्रारंभ किया था। और इससे पहले मैंने जब वहां पर कार्यभार ग्रहण किया था, तो क्षमा याचना के साथ अब मैंने कुछ किया ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन साहित्यकारों के और साहित्य समाज के सहयोग से अब लगभग 20-22 जिलों के साहित्य इतिहास तैयार हो चुके हैं। इसको हमने, जैसे पहले पुराने समय में आपको ध्यान होगा रेवेन्यू के गजेटियर तैयार हुआ करते थे, तो इसको लिटरेचर गजेटियर कहा हमने, साहित्य इतिहास। तो साहित्य का इतिहास तैयार करने में प्रत्येक जिले की संस्थाएं, प्रत्येक जिले के व्यक्ति, और ये साहित्यकार आज के नहीं, भक्तिकालीन युग में भी, जैसे हमारे यहाँ केशव ओरछा में हुए, तो अब केशव आज के युग के नहीं है, पुराने युग के, महामती प्राणनाथ पुराने युग के हैं। तो ऐसे भक्ति काल से लेकर के आधुनिक काल तक और आपकी पीढ़ी तक के रचनाकार उसमें सम्मिलित हैं। ऐसा साहित्य का इतिहास हमने सभी जिलों का लगभग तैयार करना प्रारंभ किया है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो लगभग हमारे 53 जिलों का साहित्य इतिहास तैयार हो जाएगा, और उनको प्रकाशित करने की योजना भी आगामी समय में हमारी है। जी, आपसे ढेर सारी चर्चा की, बहुत आनंद आया।
चूँकि समय की एक मर्यादा होती है। जी। इसी से समापन मैं करना चाहूँगा, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि युवा ही राष्ट्र के कर्णधार हैं, उनके पास गुरुतर दायित्व है, खासकर इस संक्रमण काल की स्थिति में। मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी में आप स्वयं भी समाहित हैं। मुझे पता है कि चले गांव की ओर आपकी एक काव्य संग्रह आया है और संयोग से आप जैसे युवा मित्रों के साथ मेरा संपर्क बहुत अच्छा बना हुआ है और विशेष करके चूंकि मेरा कार्य क्षेत्र इस समय मध्य प्रदेश है, जी। तो इसलिए मध्य प्रदेश के युवा रचनाकारों की लगभग 3-4 हजार युवा रचनाकारों की एक बहुत अच्छी टोली बनी है, परिवार बना है, ऐसा मैं कहता हूँ। वो कोई गैंग नहीं है, वो कोई टीम नहीं है, ये दोनों शब्द मुझे अच्छे नहीं लगते, परिवार बना है। और इस परिवार को समृद्ध करने का काम हम लगातार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के इन सब युवा रचनाकारों को आग्रह करने की आवश्यकता नहीं लगी। ये सब के सब युवा रचनाकार इन दिनों जिन विमर्शों पर अभी हम बातचीत कर रहे थे, उन सब से परे हट करके इस राष्ट्र को हम कैसे समृद्ध करें, मजबूत करें, इस समाज को कैसे हम मजबूत करें, हमारे यहाँ पर एक सूत्रता आए, एकता स्थापित हो, समरसता स्थापित हो, इस तरह के विषयों पर लगातार लेखन कर रहे हैं। वो चाहे कविता लिखें, कहानी लिखें, लघु कथाएं लिखें, उपन्यास लिखें, लेकिन ये सब काम लगातार चल रहा है और वैचारिक अधिष्ठान पर दृढ़ता इस युवा रचनाकार समाज की बनी है। तो मैं उन सबसे यही आग्रह करता हूँ कि ये जो दृढ़ता आप सबकी बनी हुई है, ये बनी रहना चाहिए। इस काम के लिए किसी साहित्य अकादमी की, किसी संस्था की आवश्यकता नहीं है। हम व्यक्ति के रूप में साहित्यकार होने के नाते हम एक समाज का हिस्सा हैं और इसलिए व्यक्तिगत रूप से हम स्वयं विचार करें हमारी भूमिका क्या होगी देश और समाज के लिए। तो आप सबसे युवाओं मित्रों से मैं ये आग्रह करूंगा कि हम इस राष्ट्र को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी लेखनी का उपयोग करें। अक्षर ब्रह्म की साधना में हम सब लोग लगे हुए हैं, तो इसलिए हमारी लेखनी जो कुछ रचेगी वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं होगा, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होगा। ज्यादा लोग सुखी हुए तो क्या फायदा, सब लोग सुखी हों, क्योंकि हमारा देश जो है वो हमारी ऋषि परंपरा के लोगों ने हमको सिखाया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो इसलिए सब लोगों को अच्छा लगे ऐसा साहित्य रचें तो ही वह आदर्श साहित्य होगा। इसी के साथ मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं और विशेष करके IBC 24 के इस मंच को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी अच्छी बातें साहित्य को लेकर के हम सब ने आज संपन्न की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। नमस्कार। तो हमारे साथ थे साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के निदेशक डॉक्टर विकास दबे जी। कई सारे विषयों पर आपने चर्चा की, साहित्य अकादमी के कार्यक्रमों से लेकर के साहित्य और विमर्श और भारतीय दृष्टि, बाल साहित्य, बाल पत्रकारिता और भारतीय समाज रचना किस हिसाब से कार्य करे, इन सब पर गहनता के साथ अपनी बातें रखी, समाज का प्रबोधन किया। निश्चय ही जब नई पीढ़ी खड़ी होती है अपने स्व का बोध लेकर के, तो सृजनात्मकता आती है और ये सृजनात्मकता समाज का निर्माण करती है। साहित्य का हेतु ही यही है। इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए IBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।